कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस का लिटरल मीनिंग तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है। अब मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो फंक्शन x लेसर देन ए, x ग्रेटर देन ए दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जाके कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट भी पढ़ेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उस पॉइंट पर पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, then we say that the function is continuous at the point x equal to a। अब जरा ये बात समझो कि ये चैप्टर कितना सिंपल है भाई। ये तो हो गया लिमिट वाला पार्ट, ये हम करते हैं ये चेक करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। लास्ट चैप्टर में हमने यही सब सीखा है। और किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना कौन सी टफ चीज है, उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर? यस इट इज। जिन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है सॉल्यूशन देख लीजिए। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे बिकॉज x इज लेसर देन 1। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली डेफिनेशन बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है। एक्सटेंडिंग टू 1 पर ये पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है, साइन पाई बाय 2 बोले तो 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक के 2 पर ओपन ब्रैकेट इज 1। सो 1 प्लस पर भी ये 1 होगा और f ऑफ 1 तो क्लियरली 1 दिख रहा है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज अल्फा। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x से। न्यूमरेटर में इसके लिए रखेंगे 2x। ये अपनी स्टैंडर्ड लिमिट, ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया 3/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3/2। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? अल्फा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ से अल्फा इक्वल टू 3/2 तो आ गया बहुत ही आसानी से। राइट हैंड लिमिट के लिए ये भी वैल्यू कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है। एज आई सेड कि अगर लिमिट्स अच्छे से किया है तब तो इनको ओरली कर लोगे भाई। e रेज टू पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू 1 आती है अगर fx टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पर fx बीटा x है तो हमने बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया बीटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 3/2 which is left hand limit is equal to the value of the function at x equal to 0 is equal to right hand limit। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, बहुत ही लेजी नाम है इनका, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, टाइप 2
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब LHL और RHL इक्वल होते हैं और ऑब्वियसली फाइनाइट, तभी हम उसको इक्वल बोलते हैं। सो यहां पर LHL विल बी इक्वल टू RHL। नाउ यू कैन थिंक, ऑब्वियसली मैं भी बताऊंगा, बट आप सोच सकते हो कि अगर LHL और RHL इक्वल हैं फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूटी के लिए हमारी 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे 2 चीजें तो इक्वल हो गई। आई एम श्योर आप लोगों ने सोच लिया है। अपन डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में। टाइप 2 नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी टाइप 1 में फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। एज आई सेड कि LHL और RHL तो इक्वल हैं लिमिट एग्जिस्ट के केस में, बट दे आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मिसिंग पॉइंट का मतलब समझो कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पर, अगर हम x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये यहां पर देख लो भाई, ये मिसिंग पॉइंट का ग्राफ बना रखा है a, b। तो a पर LHL इज इक्वल टू b, a पर RHL इज इक्वल टू b, बट f ऑफ a की वैल्यू हमको नहीं पता है, मिसिंग पॉइंट। उसी तरीके से आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब समझ लीजिए कि f ऑफ a की कुछ वैल्यू तो है बट वो लिमिट के इक्वल नहीं है। जैसे यहां a, b, a, c, तो a पर लेफ्ट हैंड लिमिट b है, राइट हैंड लिमिट b है और वैल्यू ऑफ फंक्शन c है। ठीक है भाई, नाम इसके बहुत ही अच्छे हैं। मिसिंग पॉइंट नाम से समझ में आता है, आइसोलेटेड पॉइंट नाम से समझ में आता है। टाइप 2 नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब बोलते हैं? जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि LHL और RHL दोनों फाइनाइट तो हैं बट वो इक्वल नहीं है, उस केस में बोलते हैं अपन इसको फाइनाइट टाइप। और अगर LHL और RHL में से कम कोई एक नॉन फाइनाइट हो गया तब इनफाइनाइट टाइप। लॉजिकल नाम है ये, ऐसे फोटो भी बना लिया भाई कि यहाँ पर देखो LHL और RHL अलग अलग है लेकिन फाइनाइट है। यहाँ पर ये जो LHL है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, RHL अलग बात है कि 0 है बट LHL इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हो गया इनफाइनाइट टाइप, ये हो गया फाइनाइट टाइप। बोथ आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं। ये है मिसिंग पॉइंट और ये है इनफाइनाइट टाइप। इस केस में ये जो LHL है वो 1 है, जो RHL है वो भी 1 है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें नहीं पता है क्योंकि कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो ये मिसिंग पॉइंट हो गई। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1। बट क्योंकि LHL फाइनाइट नहीं है, दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट टाइप। ओके, चलिए एक टर्म यहां पर होती है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन केस ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप। मतलब LHL और RHL दोनों फाइनाइट आए हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो उन दोनों का जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा, ये मॉड लगा हुआ है भाई, है ना, तो उन दोनों का जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं जंप। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। LHL के लिए ये वाला फंक्शन, RHL के लिए ये वाला फंक्शन। अब
x इज टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है, तो ये 1 से थोड़ा सा कम -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल x को आप 0.9 ले लो, तो 0.9 -1 इज -0.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। सो दिस इज, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू होती है 3π/4, -π/4 मत लिख देना। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई। RHL कैलकुलेट करें, अब x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो sin 1 आएगा। sin 1 की वैल्यू हमें भले ही नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो पॉजिटिव है। सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 1। LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं बट वो इक्वल नहीं है, तो जंप क्या हो गया? मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो ये आ गया जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, वन साइडेड कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। बाउंड्री पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है x इक्वल टू a, तो फंक्शन एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यही मतलब हुआ बाउंड्री पॉइंट का। अब ये फंक्शन फॉर x लेसर देन a डिफाइंड ही नहीं है, तो a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कैसे करोगे? डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट। तो क्या करेंगे कि x इक्वल टू a पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये a प्लस है, और अगर वो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई तब हम बोल देंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। बाउंड्री पॉइंट के केस में हमें सिर्फ वन साइडेड लिमिट चेक करनी होगी। अगर वो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट, और अगर वो राइट एंड पॉइंट है, लेट्स से x इक्वल टू b, का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x लेसर देन इक्वल टू b, तो b पर आप राइट हैंड लिमिट तो चेक ही नहीं कर पाओगे। सो b पर वी विल बी फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b। इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जिन लोगों ने दोनों चीजें ऑब्जर्व कर ली है, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। 0 अपना लेफ्ट हैंड पॉइंट है, 2 अपना राइट हैंड पॉइंट है, तो 0 पर मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा? राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब 0 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आती है, 0 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलर ग्राउंड्स पे x इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब क्योंकि इनपुट 2 से कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1, और f ऑफ 2 अगर मैं निकालूं मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, वो तो 2 आता है, सो दे आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x equal to 2 whereas it is continuous at x equal to 0। अब कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है।
अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, लेट्स से अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल a to b, then we will say that the function is continuous in this interval if it is continuous at each and every point in open interval a to b. मतलब कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए. एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, देन वी विल कॉल दैट फंक्शन डिसकंटिन्यूस. अच्छा, अगर इंटरवल क्लोज्ड हुआ, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो ए से लेके बी तक के ओपन इंटरवल में द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट. पॉइंट ए की बात करें तो यहां पर ये राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ए पर अपन राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. उसी तरीके से बी पर ये लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बी पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. और अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द एंटायर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी. अब सबसे ट्रिकी चीज आने वाली है इस चैप्टर की. देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, प्रीवियस लेक्चर में भी जो भी क्वेश्चंस किए, पिछली डीपीपी में भी जो भी क्वेश्चंस किए, सब में मेंशन किया हुआ था किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. बट अब ऐसा नहीं होगा. आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, वो किसी इंटरवल में डिफाइंड होगा, और फिर एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है. तो क्या करेंगे? देखो, मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो लेता हूँ. मान लो आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे कोई क्राइम हो गया, चोरी हो गई, छोटे से क्राइम की बात करते हैं. तो क्या आपके एरिया में जितने लोग रहते हैं, क्या पुलिस सब पे सस्पेक्ट करती है? नहीं. जिन पे शक होता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा होता है. तो अगर हमको एक फंक्शन दे दिया गया और एक इंटरवल दे दिया है बड़ा सा, ऑब्वियसली किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हमसे पूछा गया कि भाई इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताओ, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है. तो हर पॉइंट पे चेक नहीं करते बैठेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे चांसेस होंगे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के. अच्छा, जैसे जरूरी नहीं है कि पुलिस ने जिस पे सस्पेक्ट किया है वो चोर निकले, उसी तरीके से ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हमने प्रोबेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही निकले. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब कहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है? ये बात आपको बहुत ही ढंग से समझनी है और इसको याद रखना है. तो देखिए भाई, क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है. पहली बात तो ये, ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूडिंग आईटीएफ. ये आईटीएफ को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया है ये अगले चैप्टर में समझ में आएगा, जब अपना चैप्टर होगा डिफरेंशिएबिलिटी. ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूडिंग आईटीएफ, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन. फट से किसी के दिमाग में आया होगा कि 10x तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 10x कहाँ कंटिन्यूअस है? भाई 10x जहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होते हैं, और 10x के डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं आते हैं. इन देयर डोमेन. ओके, ठीक है भाई. चलिए, प्रोबेबल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस. पहला तो जो मल्टीपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एंड दैट्स इजीएस्ट टू ऑब्जर्व. इनको तो भूलना ही मत. वैसे तो किसी को भी मत भूलना, बट इनको तो भूलना मतलब लाइक गुना है, 10 गुना है, 1000 गुना है. इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज बिकमिंग इंटीजर. भाई जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का फंक्शन इंटीजर बनता है, जंप आता है. जंप आया मतलब डिसकंटिन्यूअस.
फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, सिग्नम एफ एक्स के केस में पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज बिकमिंग जीरो। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे? -2 एंड 0, क्योंकि -2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। बाकी तो ये तीनों जो हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं, एंड ऑल पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो हर जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट -2 एंड 0। तो पहले -2 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, फंक्शन विल बी दिस, this value comes out to be -1। -2 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं तो डेफिनेशन ये वाली यूज करेंगे, ये वैल्यू भी आ जाएगी -1। सिमिलरली आप -2 पर राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे उसके लिए भी डेफिनेशन यही यूज करेंगे, वैल्यू आएगी -1। तो -2 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एज आई सेड कि ये वो पॉइंट्स है जहां पर हमें डाउट है, जरूरी नहीं है कि इन दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब अगर अपन 0 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 0 माइनस पर इसकी वैल्यू आ रही है 1, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस डेफिनेशन से, वो आ रही है 2। तो 0 पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में? 0, 2 एंड 3। 0 क्यों? क्योंकि उसमें ये फंक्शन इंटीजर बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स के केस में एफ एक्स जहां पर इंटीजर बनता है। 2 क्यों? उसमें भी ये फंक्शन इंटीजर बन रहा है। 3 क्यों? क्योंकि 3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। 3 से 6 में कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन द डोमेन। ठीक है भाई, चलिए अब 0 पर चेक करते हैं। अब क्योंकि 0 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हम सिर्फ यहां पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो x अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, x डिवाइडेड बाय 2 भी 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं 0 पर, तो ये भी आ गई 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्योंकि 2 एक इंटीरियर पॉइंट है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही चेक करनी है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। अब x 2 से थोड़ा सा कम है, तो x बाय 2 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो गई 0। अगर मैं f ऑफ 2 निकालूं तो ये वैल्यू आ गई 1। अब ये दोनों अनइक्वल आ गए हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 की बात करें तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x 3 से थोड़ा सा कम है, तो x बाय 2 1.5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और बाकी सब जगहों पे तो ये कंटिन्यूअस है ही। सो इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 6 both included, then the answer will be 1. Got it? आगे बढ़ते हैं भैया। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर है इसका? 2। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है। कौन से 2 पॉइंट्स देखते हैं। पहले तो हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स के केस में वो पॉइंट्स है जहां पर एफ एक्स इंटीजर बनता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए? -1, 0, 1। -2 और 2 के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एन ओपन इंटरवल। चलिए अब -1 पे चेक करते हैं पहले। अब कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली वैल्यूज को कैलकुलेट करो, मतलब जरूरी नहीं है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस लिखते बैठे, इतना बड़ा फंक्शन फिर से कॉपी करें। यू शुड लर्न टू सेव योर टाइम लॉजिकली। तो देखिए भाई, अगर मैं x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, मतलब x मेरा -1 से थोड़ा सा कम है, और -1 से थोड़े से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? -2। तो ये वैल्यू बन रही है -2। x को मैंने -1 सब्सटीट्यूट किया क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बन रहा है 0 प्लस साइन के अंदर फिर से x -1 से थोड़ा सा कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी -2। -2 प्लस 3 इज +1, सो दिस इज पाई। चाहो तो इस 1 को बाहर निकाल सकते हो, या तो यहीं की यहीं कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर x -1 से थोड़ा सा कम है तो x + 1 0 से थोड़ा सा कम होगा, और 0 से थोड़ा सा कम है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं -1 पर, तो -1 पे ये चीज बन गई 0। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज -1, -1 प्लस 3 विल बी 2, तो साइन π/2 की वैल्यू आ गई 1। x की जगह -1 रखा तो -1 प्लस 1 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0, तो ये वैल्यू आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पर सेम आई है। x जो है -1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये वैल्यू तो खैर 0 हो गई, इसका टेंशन ही नहीं है। अब अगर x -1 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो -1 प्लस 3 इज π/2, ये वैल्यू आ गई साइन π/2 विच इज 1। x -1 से थोड़ा सा बड़ा है तो x + 1 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और 0 से थोड़े से बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये वैल्यू आ गई 1, तो राइट हैंड लिमिट भी आ गई 1। Hence this function is
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। अब 0 पे चेक करते हैं भाई, इन सबको मैं मिटा देता हूं। x 0 से थोड़ा सा कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये बन गया 0, 0 -1 इज -1, -1 का मॉड इज +1, -1 + 3 is 2, so this is sin π/2। x 0 से थोड़ा सा कम तो x + 1, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़े से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 0, so this value comes out to be 0। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं 0 पर तो ये चीज बन गई 0, ये बन जाएगी sin π/3 विच इज √3/2 और ये वैल्यू आ गई -1। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर। इसको मैं फिर से मिटा देता हूं। चलिए x इक्वल टू 1 पर ये क्वांटिटी तो 0 बन जाएगी। इसके बारे में बात करें तो x 1 से थोड़ा सा कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0, तो ये बन गया sin π/3, और x 1 से थोड़ा सा कम है तो x + 1, 2 से थोड़ा सा कम हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। फंक्शन की वैल्यू निकालूं मैं x इक्वल टू 1 पर तो ये चीज हो गई 0, ये बन जाएगा 1, ये बन गया sin π/4 विच इज 1/√2। 1 पर 1 + 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया 2। 1 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए डिसकंटिन्यूटी के? 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? अगर आपने P और Q की वैल्यू सही फाइंड करी है तब ये आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। P की वैल्यू आती है +-1, Q की वैल्यू आती है 0। अगर ये सब आपका सही आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है ध्यान से देखिए। हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो कौन सा पॉइंट है? इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट है, x इक्वल टू -1। इन्होंने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू -1 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कोई पॉइंट तो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में है ही नहीं। चलिए, तो पहले -1 पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मैं फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा भाई, है ना। अब x अगर -1 से कम है थोड़ा सा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। ये है -1, -1 - 2 इज -3। x इक्वल टू -1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो डेफिनेशन यही वाली यूज करेंगे। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -1 पर, ये होना चाहिए। तो यहां से p² -1 इक्वल टू 0 आ गया। e की वैल्यू आ गई +-1। अब -1 पर राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मॉड ऑफ p, p की वैल्यू आई है +-1,
तो मॉड ऑफ p बन जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करी एंड दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1। तो यहां से q की वैल्यू आ गई 0, q की वैल्यू आ गई 0, p की वैल्यू आ गई +-1। अभी जो गंदा सा दिखने वाला फंक्शन है ये एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू +-1 आई है, ये चीज 0 हो गई, मतलब ये पूरा गायब हो गया, सिर्फ बचेगा -2। q 0 हो गया, p की वैल्यू +-1 है तो ये 1 बन जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ x-1 हियर। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, f ऑफ -1/2। तो पहले तो अपन f ऑफ -1/2 निकालते हैं। -1/2 के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड होगा, तो x की जगह यहाँ पे -1/2 रखा, ये आ गया -3/2। -3/2 के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड होगा, तो ये आ गया -2। इसकी वैल्यू तो आ गई -2। अब f ऑफ -2, क्या ये फंक्शन -2 के लिए डिफाइंड है? नहीं है, इट इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन -2, नॉट डिफाइंड। क्लियर? फंडामेंटल थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। पहला थ्योरम है, अगर f and g are two functions which are continuous at x equal to a, then f plus minus g, f into g, f upon g or g upon f, they all will be continuous at x equal to a। अब जब डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, जैसे भाई मान लो कि x इक्वल टू a पर फंक्शन f की लेफ्ट हैंड लिमिट है अल्फा, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है वही चीज राइट हैंड लिमिट होगी और वही चीज f ऑफ a भी होगी। उसी तरीके से x इक्वल टू a पर फंक्शन g के लिए लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and the value of function g at x equal to a is beta, क्योंकि g भी कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं f प्लस जी और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं x इक्वल टू a पर, तो क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस g ऑफ a, वो भी क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा, मतलब f माइनस जी करोगे, और g माइनस एफ करोगे तो बीटा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा। डिवाइड करते टाइम भाई जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता। g ऑफ a कैन नॉट बी 0 हियर, f ऑफ a कैन नॉट बी 0 फॉर ऑब्वियस रीजंस। सिंपल सा थ्योरम है, सिंपल सा इसके एप्लीकेशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटफट 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। इस ऊपर वाले फंक्शन को, अब क्योंकि एफ एक्स यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको एच एक्स बोल देता हूं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज,
कंटिन्यूस है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस है। और ये डिनोमिनेटर में है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जीरो तो नहीं हो रहा है। 2 प्लस साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज साइन एक्स कैन नॉट बी -2। हेंस इन दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर? चलिए दूसरे थ्योरम की बात करते हैं। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, f इज कंटिन्यूस, g is discontinuous, then f plus g and f minus g will be discontinuous at x equal to a। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो f इंटू जी इन जनरल तो डिसकंटिन्यूस होगा, बट कभी कभी वो कंटिन्यूस हो सकता है अगर वो जो फंक्शन कंटिन्यूस वाला है, भाई इन दोनों में एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो जो फंक्शन कंटिन्यूस वाला है वो अगर जीरो हो जाए तो। समझाता हूं। जी हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, अल्फा बीटा गामा आर डिफरेंट नंबर्स। एफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज एम। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? अल्फा एम। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? बीटा एम। और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी गामा एम। एम तो सेम है, अल्फा बीटा गामा अलग अलग हैं, तो इन जनरल तो ये तीनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर ये एम जीरो हो गया, अच्छा यहां पर हम अल्फा बीटा गामा फाइनाइट ले रहे हैं, है ना भाई? तो अगर एम जीरो हो गया तो एनीथिंग फाइनाइट इंटू जीरो, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कंटिन्यूस। वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। उसी तरीके से f अपॉन जी भी डिसकंटिन्यूस होगा इन जनरल, बट अगर f जीरो हो जाए तो भाई जीरो अपॉन अल्फा, जीरो अपॉन बीटा, जीरो अपॉन गामा, अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही नॉन जीरो हैं और फाइनाइट हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस continuous always and fractional part of x by 2 is discontinuous for even numbers, क्योंकि तब x by 2 इंटीजर बनेगा। So overall this expression is discontinuous for even numbers। अब इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिनका ये आंसर आ गया है वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई, यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पर, और यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। लेट्स से इसको मैंने एच एक्स बोल दिया और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं जी एक्स बोल रहा हूं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। cos of minus theta is same as cos theta, cos pi by 2 minus theta is sin theta। अब ध्यान देना भाई, ये चीज जीरो कब बनती है? साइन जीरो होता है फॉर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहां पर पाई एक्स है, मतलब एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पर ये बनेगा जीरो। और ये जो फंक्शन है
ये डिसकंटिन्यूअस है एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जहां जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां पर ये जीरो बन जा रहा है। ये सेकंड वाला थ्योरम। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। आगे बढ़ते हैं, अगर दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस हैं तब हम किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल सकते। f प्लस जी कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी डिसकंटिन्यूअस। f माइनस जी कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी डिसकंटिन्यूअस। हाँ, यहां पर यह बात चाहो तो ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर f प्लस जी, पहली बात तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होंगे, f प्लस जी, f माइनस जी। लेकिन अगर मान लो कि f प्लस जी कंटिन्यूअस हो गया तो f माइनस जी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मतलब ऐसा नहीं कि f प्लस जी डिसकंटिन्यूअस हुआ तो f माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है। सिमिलरली f इंटू जी कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिवीजन के बारे में भी वही कहानी है। मतलब यह है कि अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुए x इक्वल टू ए पर तो हम डेफिनेटली किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, हमको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो x इक्वल टू 0 पर f प्लस जी क्या है? कंटिन्यूअस। अगर मैं fx की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 3। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1। और वही फंक्शन की वैल्यू भी है। अगर मैं gx की बात करूं 0 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1। राइट हैंड लिमिट x 0 से ज्यादा है तो x प्लस 1 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। और वही फंक्शन की वैल्यू है। अब देखो, fx 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, gx 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इनके एडिशन की बात करें fx प्लस gx की तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर 3 इधर -1, 3 - 1 इज 2। राइट हैंड लिमिट यहां पर 1 यहां पर भी 1, 1 + 1 2, दोनों इक्वल आ गए। फंक्शन की वैल्यू यहां पर 1 यहां पर भी 1, तो इन दोनों का सम भी आ गया 2। तो इन दोनों के सम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 2 और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0 पर 2। Hence this function is continuous at x equal to 0 in spite of both the function being discontinuous at x equal to 0. Continuity of composite function. Composite function याद है ना? fog, goff, function of a function. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही लॉजिकल है। अगर gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू a पर और fx एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है एट x equal to g of a पर, then we will say that f of gx is continuous at x equal to a। तो पहले तो इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? fog x is discontinuous at x equal to 2 and 3, goff x is discontinuous at x equal to 1 and 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि पहले आप ये कंपोजिट फंक्शन निकाल लो। हमारे पास fx है, हमारे पास gx है, सिंगल डेफिनेशन है। फॉग निकालना, गॉफ निकालना बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है, बट हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से फंक्शन को कहाँ पे तकलीफ है और जहां उनको तकलीफ होगी हम डायरेक्टली वहीं पर हिट करेंगे।
भाई हाथ में फ्रैक्चर है तो हाथ में प्लास्टर चलाएंगे, पुरानी हिंदी पिक्चरों की तरह नहीं कि फुल बॉडी पे प्लास्टर ही प्लास्टर, वो पुरानी पिक्चरों में ही होता था वैसे। तो अब पहले बात करते हैं अपन एफ ऑफ जी एक्स की। तो यहां पर जी एक्स एक्स इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 2 तो इसकी डोमेन में ही नहीं आता है। तो यहां पर x इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता। तो एक पॉइंट तो आ गया इजीली ये। अब देखो भाई, एफ ऑफ जी एक्स मतलब यहां पर हर जगह पे मैं जी एक्स लिख दूं x की जगह। अब क्लियरली जब जी एक्स इक्वल टू 1 होगा वहां पर तकलीफ होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता। जी एक्स क्या है भाई, यहां से आपको इजीली x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जहां पर ये फॉग डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरीके से अगर मैं g ऑफ एफ एक्स की बात करूं, एक तो यहां से दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो एक पॉइंट तो आ गया x इक्वल टू 1 वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और यहां से देख लो कि एफ एक्स जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 3। यहां पर भी g ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। तो g ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है 1 एंड 3 पर, f ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है 2 एंड 3 पर। समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको चीजों को थोड़ा सा ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए भाई, क्या है गॉफ एक्स? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं LHL की बात करूं तो 1 माइनस के लिए यहां पर एफ एक्स में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ये नीचे वाला। अब अगर x 1 माइनस है मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो उसका स्क्वायर भी 1 से थोड़ा सा कम होगा। और अगर उसका स्क्वायर 1 से थोड़ा सा कम है, उसमें से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये चीज 0 से थोड़ी सी कम होगी। अब gx में देखो, फॉर लेस देन 0 कौन सा फंक्शन है? ये वाला। और यहां पर अगर मैंने x को 0 सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि दिस इज टेंडिंग टू 0 ना, दो इट इज लेसर देन 0 बट इट इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पर मैंने x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई -1। उसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो 1 प्लस के लिए फिर से एफ एक्स में यही वाला फंक्शन होगा। अब x 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका स्क्वायर भी 1 से थोड़ा सा ज्यादा। उसमें से अगर मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा। ये जो g वाला फंक्शन है ये 0 से थोड़े से ज्यादा के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। यहां पर अगर हम x को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे 1, तो LHL आ गया -1, RHL आ गया +1। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, इंटरवल a से लेके b तक के नंबर्स लेके समझें तो लेट्स से x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 5 तक के कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। और लेट्स से x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू है 10 और x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू है 30। तो 10 से 30 तक के ये जो भी वैल्यूज हैं ये सभी आएगी बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कम से कम एक बार
एक से ज्यादा हो सकती है, ग्राफ ऐसा ऐसा हो जाएगा तो वैल्यू ज्यादा बार आ जाएगी, बट कम से कम एक बार तो आएगी। तो वही कहानी यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है। अगर एक फंक्शन है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, then there exists at least one solution of fx equal to k। k क्या है? कोई सी भी वैल्यू बिटवीन fa एंड fb, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो a से b के बीच में होगा। उसी का यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि भाई अगर हमने ये बोला है कि fa इंटू एफ बी नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो बीच में कम से कम एक बार जीरो तो बनेगा भैया। बस वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इसी चीज को यूज कर कर या किसी और तरीके से अगर आपको इच्छा हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, एज आई सेड, किसी और तरीके से दिखने में तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सोचा होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट प्रूफ करना है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देते हैं। होगा नहीं वो इतनी आसानी से, बैंड बच जाएगी। ये जो कंडीशन है ना, a ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d, ये लगाने में परेशान हो जाओगे। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये क्वेश्चन तो एकदम ही बच्चों वाला है भाई साहब। ये जो फंक्शन है, ये मतलब इक्वल टू 0 हटा देता हूं मैं, इसको fx बोल देते हैं। अब x की जगह में a सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो a माइनस a, ये तो शून्य हो गया, प्लस 2 टाइम्स a b से बड़ा, a d से बड़ा, ये पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से f ऑफ b अगर हम निकालें, ये बन गया 0। b a से छोटा है तो ये नेगेटिव है, b c से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। उसी तरीके से अगर हम f ऑफ c निकालें, ये बन गया 0, c माइनस बी नेगेटिव, c माइनस डी पॉजिटिव, सो ओवरऑल दिस वैल्यू नेगेटिव। उसी तरीके से f ऑफ d निकालेंगे जब, ये चीज तो 0 हो गई, d माइनस ए नेगेटिव, d माइनस सी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो भाई, हम यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। f ऑफ ए पॉजिटिव, f ऑफ b नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, एक बार 0 होगा, सो देयर इज वन रूट बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच में। फिर f ऑफ c नेगेटिव है, f ऑफ d पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देयर विल बी वन रूट बिटवीन c एंड d। और है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना भाई, दो ही रूट्स होंगे, एक रूट a से b के बीच में, एक रूट c से d के बीच में। ऑब्वियसली दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।